स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनरेशन, जिसे हिंदी में पुनरुद्ध भवन के नाम से जाना जाता है। रीजनरेशन बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के सेकंड पेपर का एक टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में इससे पूछा जाता है। तो आज डिस्कस करेंगे रीजनरेशन पुनरुद्ध भवन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं रीजनरेशन पुनरुद्ध भवन को। तो पहली बात, ट्रिम्बले एक वैज्ञानिक था और ट्रिम्बले ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे हाइड्रा पर। हाइड्रा सिलेंट्रेटा फाइलम का एक मेंबर है और ट्रिम्बले ने अपने इन एक्सपेरिमेंट के दौरान एक 7 हेड वाले यानी 7 सिर वाले हाइड्रा का विकास करवाया रीजनरेशन की प्रोसेस के द्वारा। तो ऐसा कहें हम कि पहली बार जंतुओं में रीजनरेशन पुनरुद्ध भवन की जो खोज है वो ट्रिम्बले नामक वैज्ञानिक के द्वारा हाइड्रा में की गई। अब रीजनरेशन क्या है, कितने प्रकार का है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल किंगडम के जो अलग अलग जंतु हैं उनमें रीजनरेशन की क्षमता, कैपेसिटी कैसी है उसके बारे में। तो पहले हम डिस्कस करें पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन का मीनिंग क्या है। तो रीजनरेशन का एक सिंपल सा मीनिंग ये है, डैमेज यानी शरीर का कोई अंग या शरीर का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो गया है तो उस क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत, रिपेयरिंग हो जाए या उसका रीफॉर्मेशन हो जाए, पुनर्निर्माण हो जाए। इस मैकेनिज्म को रीजनरेशन पुनरुद्ध भवन के नाम से जाना जाता है। मैं रिपीट करूं एक बार, शरीर के किसी अंग या किसी भाग के क्षतिग्रस्त हो जाने पर या नष्ट हो जाने पर उस अंग, उस संरचना की या तो रिपेयरिंग, मरम्मत हो जाए या उसका रीफॉर्मेशन, पुनर्निर्माण हो जाए। तो इस प्रक्रिया को पुनरुद्ध भवन रीजनरेशन
कहा जाएगा। तो दो बातें हैं सिंपल सी, या तो रिपेयरिंग हो या रीफॉर्मेशन हो। अब जंतुओं में ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस होती है ये दो प्रकार की हो सकती है, सिंपली अपन डिस्कस करें। पहले प्रकार के रीजनरेशन का नाम मॉर्फोलेक्सिस है। दूसरे प्रकार के रीजनरेशन का नाम एपीमॉर्फोसिस है। तो समझेंगे मॉर्फोलेक्सिस टाइप का रीजनरेशन क्या है, कुछ एग्जाम्पल लेके डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार एपीमॉर्फोसिस प्रकार का रीजनरेशन क्या है, इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं मॉर्फोलेक्सिस प्रकार के रीजनरेशन का। ऐसा रीजनरेशन आपको हाइड्रा में, स्पंज में, यानी जो जंतु सरल प्रकार के हैं, देखो सरल का मतलब है जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर सरल है, लेस कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता कम है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे यहां पर। उनमें मॉर्फोलेक्सिस प्रकार का रीजनरेशन प्रेजेंट होता है। अब होगा क्या इस प्रकार के रीजनरेशन में, शरीर का कोई भाग टूटकर अलग हो गया, तो शरीर का जो भाग टूटकर अलग हुआ है वह भाग एक पूरे जंतु का निर्माण कर ले, तो ऐसे रीजनरेशन को मॉर्फोलेक्सिस टाइप रीजनरेशन कहा जाएगा। जैसे स्पंज पोरीफेरा के मेंबर है, अगर हम स्पंज के 5 से 7 टुकड़े कर लें तो हर टुकड़ा स्पंज का विकास कर लेगा, जंतु का निर्माण कर लेगा। ये मॉर्फोलेक्सिस टाइप का रीजनरेशन है। तो इसमें अलग हुए भाग से या टूटकर अलग हुई संरचना से संपूर्ण जंतु का निर्माण विकास हो जाता है। तो मॉर्फोलेक्सिस समझ में आया आपको। दूसरा है एपीमॉर्फोसिस। इस प्रकार का पुनरुद्भवन आपको लिजर्ड्स में, छिपकलियों में दिखता है। कॉमनली इसे आप एम्फीबियंस में देख सकते हैं। क्या होगा एपीमॉर्फोसिस में, इस प्रकार के रीजनरेशन में जो भाग टूटकर अलग हुआ है वो पूर्ण जंतु का निर्माण नहीं कर सकता। तो जो संरचना टूटकर अलग हुई या शरीर का जो भाग क्षतिग्रस्त हुआ तो उसके स्थान पर वैसी ही एक संरचना बन जाए। आपने देखा होगा लिजर्ड्स, छिपकलियों में ऑटोटॉमी यानी स्वयं की जो पूंछ है, टेल है, उसको वो तोड़कर अलग कर लेती है और कुछ समय बाद लिजर्ड्स में नई पूंछ का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के रीजनरेशन को एपीमॉर्फोसिस टाइप रीजनरेशन कहा जाता है। तो ये दो मैंने डिस्कस किए, मॉर्फोलेक्सिस, एपीमॉर्फोसिस। तो एक चीज तो ये समझ में आई,
अच्छा, जब भी एपीमॉर्फोसिस की बात करते हैं, इस टाइप का जब रीजनरेशन होता है, तो उस समय वैज्ञानिकों ने देखा कुछ अविभेदित कोशिकाओं का एक पिंड बनता है जिसे ब्लास्टेमा ये नाम दिया गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ एपीमॉर्फोसिस टाइप के रिजनरेशन में ब्लास्टेमा स्ट्रक्चर क्या है, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप है, अविभेदित कोशिकाओं का समूह। तो ब्लास्टेमा बनेगी और फिर ब्लास्टेमा से इस प्रकार का रीजनरेशन होगा। लेकिन मॉर्फोलेक्सिस जो इस टाइप का रीजनरेशन है, उसमें ब्लास्टेमा जैसी कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होती। तो हम एक टेबल की फॉर्म में डिफरेंस कर सकते हैं मॉर्फोलेक्सिस में और एपीमॉर्फोसिस में। यहां तक ठीक। अच्छा, कई बार क्या होता है, एक और प्रोसेस हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है हेटेरोमॉर्फोसिस। इसका मतलब यह है कि जंतु के शरीर का कोई भाग डैमेज होकर अलग हो गया, और जो भाग डैमेज होकर अलग हुआ उसके स्थान पर जंतु में कोई अन्य संरचना बन गई। यानी जो संरचना टूटकर अलग हुई थी उसके स्थान पर जंतु में कोई अन्य संरचना अगर बन जाए तो ऐसे रिजनरेशन को हेटेरोमॉर्फोसिस नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी, पुनरुद्भवन की क्षमता क्या है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहला जो फाइलम है और उसका नाम है फाइलम प्रोटोजोआ से। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब फाइलम प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। तो प्रोटोजोअन एनिमल्स में हमें मॉर्फोलेक्सिस टाइप रीजनरेशन दिखाई देता है। और अमीबा को हम अगर देखें तो अमीबा में एक न्यूक्लियस है, केंद्रक है। अमीबा के कुछ टुकड़े कर दिए जाएं और अगर हर पीस में, हर टुकड़े में न्यूक्लियस का एक हिस्सा, एक पार्ट अगर आ जाता है तो हर हिस्सा अमीबा का निर्माण कर लेता है। तो हमने देखा प्रोटोजोअन में मॉर्फोलेक्सिस टाइप रीजनरेशन प्रेजेंट है और ये कैपेसिटी उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, केंद्रक में उपस्थित है। दूसरी मैं बात कर रहा हूं पॉरीफेरा की, जिन्हें हम कॉमनली स्पंज के नाम से जानते हैं। क्या देखते हैं पॉरीफेरा में कि स्पंज में हम देखते हैं कि इनमें स्पेशियल टाइप की सेल्स हैं। इन स्पेशियल टाइप की सेल्स का नाम है आर्कियोसाइट्स। फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा है इन सेल्स के बारे में। तो स्पंज की जो ये आर्कियोसाइट्स सेल्स हैं, ये टोटीपोटेंट सेल है, मतलब इनमें संपूर्ण एनिमल को बनाने की कैपेसिटी है। तो स्पंज में भी मॉर्फोलेक्सिस टाइप रीजनरेशन है और ये कैपेसिटी
इन एनिमल्स में प्रेजेंट टोटीपोटेंट सेल जिसका नाम है आर्कियोसाइट्स उसमें प्रेजेंट है। तो एक स्पंज के कुछ पीसेस किए जाएं और अगर हर पीस में आर्कियोसाइट सेल प्रेजेंट हैं तो वो पीस एक स्पंज में डेवलप हो जाएगा, निर्माण कर लेगा। तीसरी मैं बात कर रहा हूं सिलेंट्रेटा की, हाइड्रा की बात करें। ट्रिम्बले ने जो पुनरुद्भवन की खोज की है हाइड्रा में की है, तो सिलेंट्रेटा में भी मॉर्फोलेक्सिस टाइप का रीजनरेशन दिखता है। अगर हम हाइड्रा के कुछ टुकड़े करें तो हर टुकड़ा एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। यहां पर सिलेंट्रेट में जो टोटीपोटेंट सेल्स हैं जिनमें ये पुनरुद्भवन की क्षमता है, उन सेल्स का नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। तो पोरीफेरा में आर्कियोसाइट्स थी, सिलेंट्रेट्स में वो टोटीपोटेंट सेल जो रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। अगली मैं बात करता हूं प्लेटीहेल्मिन्थस की। प्लेटीहेल्मिन्थस में रीजनरेशन की कैपेसिटी लिमिटेड है, सीमित हो गई है। लेकिन प्लेनेरिया की बात करें, आपने छोटी क्लासों में प्लेनेरिया के एग्जाम्पल्स भी रीजनरेशन में पढ़े हैं। तो प्लेनेरिया का अगर एग्जाम्पल लें तो वहां हम देखते हैं मॉर्फोलेक्सिस टाइप का रीजनरेशन है और जो टोटीपोटेंट सेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उन सेल्स का नाम है फॉर्मेटिव सेल्स या नियोब्लास्ट सेल्स। तो प्लेटीहेल्मिन्थस में प्लेनेरिया के अलावा जो मेंबर हैं उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता सीमित है। प्लेनेरिया में जरूर मॉर्फोलेक्सिस टाइप का रीजनरेशन प्रेजेंट है। तो बात की प्लेनेरिया की, और जो सेल्स टोटीपोटेंट हैं, रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें फॉर्मेटिव सेल्स या नियोप्लास्ट सेल्स के नाम से जाना जाता है। निमेटोड्स में बहुत कम क्षमता है रीजनरेशन की, और वो भी रीजनरेशन कौन सा है, एपीमॉर्फोसिस टाइप का है। क्लियर। तो यहां पर मॉर्फोलेक्सिस टाइप का रीजनरेशन प्रेजेंट नहीं है। बात करते हैं एनेलिड्स की। फेरेटीमा केचुआ आपने देखा है, फेरेटीमा में रीजनरेशन की कैपेसिटी प्रेजेंट है। अगर हम एक फेरेटीमा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे बीच में से, तो हम देखते हैं एंटीरियर वाला पार्ट पोस्टीरियर का डेवलपमेंट कर लेता है, पोस्टीरियर वाला पार्ट एंटीरियर का डेवलपमेंट कर लेता है। तो एनेलिड्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी प्रेजेंट तो है लेकिन वो भी सीमित है। शरीर के अग्र कुछ खंड हैं, पश्च हिस्से के कुछ खंड हैं, वहीं तक ये रीजनरेशन की कैपेसिटी प्रेजेंट है। लेकिन लीच जॉक जो है उसमें पुनरुद्भवन अनुपस्थित है, नहीं दिखाई देता। बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स की। आर्थ्रोपोडा में हम क्या देखते हैं कि इनमें जो माउथ पार्ट्स हैं, एक तो मुखांग होते हैं, इसके अलावा इनके अंदर जो एपेंडिजेस हैं, उपांग के अलावा जो थोरेसिक रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में जो एपेंडिजेस प्रेजेंट है, उपांग प्रेजेंट है, उनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी प्रेजेंट है। तो हम अगर देखते हैं क्रैब को, केकड़े को देखें,
मकड़ी को देखें तो क्या देखते हैं कि क्रैब और स्पाइडर, जब कोई इनका नेचुरल एनिमी, प्राकृतिक शत्रु इनके निकट आता है तो इनमें ऑटोटॉमी, इनमें भी स्व अंगो विच्छेदन की क्रिया पाई जाती है। ये अपने उपांगों को शरीर से अलग कर देते हैं और बाद में पुनरुद्भवन की क्रिया द्वारा उन उपांगों का पुनर्निर्माण हो जाता है। तो क्या देखा हमने, निमेटोड, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, इन सब में रीजनरेशन की कैपेसिटी सीमित है और इनमें केवल एपीमॉर्फोसिस टाइप रीजनरेशन ही प्रेजेंट होता है। और आर्थ्रोपोड में तो हमने देखा कि ये रीजनरेशन सीमित है केवल और केवल उपांगों के पुनर्निर्माण तक। मॉलस्का में मस्क्यूलर फुट प्रेजेंट है, तो उस मस्क्यूलर फुट का पुनर्निर्माण या मस्क्यूलर फुट की मरम्मत पुनरुद्भवन द्वारा हो सकती है। क्लियर। इकाइनोडर्मेटा में समुद्री तारा, स्टारफिश के बारे में आपने सुना है, वो अपनी भुजाओं का पुनर्निर्माण कर सकती हैं। तो इकाइनोडर्मेटा में रीजनरेशन की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा विकसित है। ये अपनी भुजाएं, अपनी जो आर्म्स हैं, उनका पुनर्निर्माण कर सकती हैं। ऐसा हम सी स्टार में, ब्रिटल स्टार में, सी एनीमोन में देख सकते हैं। फिशेज, अब बात कर रहा हूं मैं कॉर्डेट्स की, कि जो कॉर्डेटा संघ के जंतु हैं उनमें रीजनरेशन की क्या कैपेसिटी है। फिशेज में हम देखते हैं कि फिशेज केवल अपने फिन्स, जो पंख हैं, उनका ही, अगर कोई फिन्स डैमेज हो जाए तो फिशेज उस डैमेज फिन्स की रिपेयरिंग कर सकती हैं। तो इनमें एपीमॉर्फोसिस टाइप का रीजनरेशन है। एम्फीबियंस में अगर हम बात करते हैं फ्रॉग की, तो फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा है वो लिम्ब का रीजनरेशन, भुजाएं हैं, उसका पुनरुद्भवन कर सकता है। एडल्ट में ये कैपेसिटी, तो वयस्क फ्रॉग में पुनरुद्भवन की क्षमता कम है। उसका जो टेडपोल लार्वा है उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता ज्यादा विकसित है। तो अलग से हम डिटेल पढ़ेंगे एम्फीबियंस में लिम्ब के रीजनरेशन के बारे में, रीजनरेशन के सेकंड पार्ट में। रेप्टाइल में लिजर्ड का एग्जाम्पल मैंने लिया था, पूंछ दोबारा बन सकती है अगर टूटकर अलग कर दे वो, तो ऑटोटॉमी के बारे में डिस्कस किया था हमने। बर्ड्स केवल अपनी चोंच, बीक, उसी का पुनरुद्भवन कर सकते हैं। और मैमल्स में कोई घाव बन गया है, कोई ऊतक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो वो पुनरुद्भवन की क्रिया द्वारा क्षतिग्रस्त ऊतक का घाव को भर सकते हैं। तो लीवर की सेल्स हैं, उनमें पुनरुद्भवन की क्षमता है, वो अपने डैमेज पार्ट को पुनरुद्भवन द्वारा पुनर्निर्मित कर सकती है। तो इस चर्चा से एक बात क्लियर होती है कि जैसे जैसे एनिमल की कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता बढ़ी, तो क्या हुआ, जटिलता बढ़ने के साथ विभेदन की क्रिया हुई, डिफरेंशिएशन बढ़ा। और जब जटिलता बढ़ी, डिफरेंशिएशन बढ़ा, तो रीजनरेशन की कैपेसिटी, पुनरुद्भवन की क्षमता घटती गई। तो हम यहां देखते हैं कि जो जंतु सरल थे उनमें मॉर्फोलेक्सिस टाइप का रीजनरेशन था, जो जंतु जटिल हैं उनमें एपीमॉर्फोसिस टाइप का रीजनरेशन प्रेजेंट है। तो आई होप आज का जो लेक्चर था अपना रीजनरेशन, ये आपको समझ में आया होगा। कल हम रीजनरेशन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसमें एम्फीबियंस,
उसमें टेडपोल लार्वा का एक एग्जाम्पल लेंगे और उसमें लिम्ब के रीजनरेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन, डिटेल स्टडी हम करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।